एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक सड़क पर पड़ी हुई थी और उसके सिर से काफी खून बह रहा था और उसके हाथ में एक लॉकेट था। शायद इस औरत की मौत हो चुकी थी। उसके बाद हम एक ओल्ड एज कपल यूको और ओसामू को देखते हैं। ये दोनों एक अनाथालय में आए हुए होते हैं और इन्हें एक बच्चा अडॉप्ट करना था। वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे बच्चे दिखते हैं जिनके साथ वो दोनों काफ़ी वक्त स्पेंड भी करते हैं और उन्हें सारे बच्चे पसंद भी आते हैं। यूको का मन तो सभी बच्चों को गोद लेने का था, लेकिन इनकी एज ज़्यादा होने की वजह से इन्हें बस एक ही बच्चा गोद लेना अलाउड था। उसके बाद ये लोग जाने लगते हैं और अगले दिन फिर से आने का फैसला करते हैं ताकि सारे पेपर वर्क्स कर सकें। एंड जाते वक्त यूको की हैट उड़ जाती है जिसे ऊपर ही एक बच्चा कैच कर लेता है। दोनों को वो बच्चा काफी पसंद आता है। कार में भी वे दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और दोनों देखते हैं सामने वही बच्चा एक डॉग को भीगने से बचा रहा था, जो देख दोनों काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इन्हें जैसा बच्चा अडॉप्ट करना था ये बिल्कुल वैसा ही था। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और आज इनके घर पर वो लड़का आने वाला था और इन्होंने उसे ही अडेप्ट कर लिया था। दोनों बेसब्री से उस लड़के का इंतजार कर रहे थे क्योंकि दोनों को माता पिता जो बनना था। दोनों का इंतजार खत्म होता है और वो लड़का इनके घर आ जाता है और इसने अपना नाम हितोरी बताया होता है। फिर हितोरी को उसका कमरा दिखाया जाता है। पहले तो उन दोनों को लगता है कि हितोरी को ये रूम पसंद नहीं आया है क्योंकि रूम को देखकर लग रहा था कि ये किसी छोटे बच्चे का हो, बट फिर भी हितोरी कहता है मुझे ये रूम पसंद आया, आप दोनों का शुक्रिया। हितोरी उन दोनों से पूछता है क्या मैं इस रूम को अपने हिसाब से सजा सकता हूँ। दोनों खुशी से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ये कमरा तुम्हारा है, तुम जैसा चाहो वैसा डेकोरेट कर सकते हो। इतना बोलकर दोनों डिनर की तैयारी के लिए चले जाते हैं और उनके जाते ही हितोरी एक बॉक्स खोलता है जिसमें से निकलता है उसका जुड़वा भाई। जैसा कि हमें पता है कपल को सिर्फ एक ही बच्चा अडॉप्ट करने की परमिशन थी, इसीलिए अब से इन दोनों में से किसी एक को हमेशा छिप कर रहना होगा। दोनों मिलकर सबसे पहले जल्दी से कमरे की सफाई करते हैं। कुछ देर बाद ओसामू हितोरी को डिनर के लिए इनवाइट करने आता है और देखकर हैरान हो जाता है कि हितोरी ने अकेले ही इतनी जल्दी पूरा कमरा ठीक कर लिया है। ओसामू के जाने के बाद हमें पता चलता है कि दूसरा भाई दरवाजे के पीछे छिप गया था। उसके बाद हम डिनर का सीन देखते हैं। यूको ने आज खुश होकर काफी कुछ बनाया था। डिनर करते वक्त दोनों हितोरी से पूछते हैं हमने तुम्हारे लिए जो कपड़े रखे थे वो तुम्हें पसंद आए क्या या फिर नहीं। हितोरी कहता है कपड़े अच्छे थे लेकिन वो मुझे छोटे लग रहे थे। दोनों कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आएंगे, तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए। हितोरी कहता है मैंने जैसा पहना है वैसा ही 2 सेट चाहिए। जो सुन यूको कहती है तुम स्टीव जॉब्स थोड़ी हो, तुम्हें ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम खुलकर बता सकते हो तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए। हितोरी कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे अलग अलग तरह के कपड़े पहनना पसंद नहीं है, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और इनकी पूरी कन्वर्सेशन वहीं पर छिपा हुआ दूसरा भाई भी सुन रहा था। मौका देखकर वो दूसरा भाई डाइनिंग टेबल के नीचे आ जाता है। हितोरी का पेट भर चुका था, इसके बावजूद वो और खाना मांगता है। दोनों खुशी से उसे खाने सर्व करने लगते हैं और मौके का फायदा उठाकर बहुत कम वक्त में और काफी परफेक्शन के साथ वो दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं ताकि उसका दूसरा भाई भी खाना खा सके। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, बातचीत से लेकर हाव भाव सब कुछ एक जैसा था, इसीलिए जगह बदल लेने से भी किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। दूसरा भाई भी पेट भर के खाना खाता है और कहता है आपने आज काफी अच्छा खाना बनाया था मॉम। मॉम सुनकर यूको काफी इमोशनल हो जाती है। डिनर के बाद ओसामू बैठे हुए थे और उनके कंधे काफी दुख रहे थे, तो तभी वहाँ पर हितोरी भी आ जाता है जिसे देख ओसामू उसे कंधे मसाज करने के लिए कहता है। हितोरी इसके लिए तैयार हो जाता है और अपने भाई को भी इशारा कर देता है। फिर दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ ओसामू के कंधों की काफी अच्छे से मसाज करते हैं। ओसामू हितोरी के स्किल से काफी हैरान था और साथ ही साथ काफी इमोशनल भी। वो हमेशा से चाहता था कि उसका बेटा उसका कंधे का मसाज करे एंड उनका बरसों का सपना आज साकार हुआ था जिस वजह से वो रो रहे थे। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हितोरी अपने भाई से कहता है हमारा आज का दिन परफेक्ट रहा। और यहीं हमें पता चलता है कि जो हितोरी है उसका नाम मिगी है एंड दूसरे वाले का नाम डाली है। ये दोनों बात कर रहे थे कि हमें इसी तरह से परफेक्शन के साथ काम करना है और एक इंसान बनकर जीना है। इस चीज के लिए वो दोनों पूरे घर का मैप बना लेते हैं। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिगी एंड डाली अपने उसी फॉर्मेट का यूज करते हैं, एक टेबल पर और एक टेबल के नीचे। हितोरी यहाँ नया नया आया था इसीलिए वो काफी फॉर्मली बात करता था, इसीलिए वे दोनों कहते हैं कि
तुम अब से हमारे बेटे हो, तुम्हें इतनी फॉर्मेलिटी के साथ बिहेव करने की जरूरत नहीं है। हितोरी कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं ओसामू और यूको इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि हितोरी हमारे साथ उतना घुल मिल नहीं पा रहा। मैं चाहती हूँ कि वो हमें अपना परिवार समझे और हमारे साथ जितनी चाइल्डहुड मेमोरीज क्रिएट कर सकता है उतनी मेमोरीज क्रिएट करे। जैसे कि मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ एक चेरी पाई बनाए। ओसामू भी कहता है कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसे अपने कंधों पर बैठाऊं। और इनकी ये सारी बातें वहीं पर छुपा हुआ डाली सुन लेता है। वो जाकर मिगी को ये बात बताता है और दोनों अपना गेम शुरू कर देते हैं। हितोरी एक बुक लेकर यूको के पास जाता है और वहाँ बैठकर बुक पढ़ने लगता है। बुक में एक चेरी पाई की फोटो को देखकर वो कहने लगता है कि ये चेरी पाई देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है, काश मैं भी एक चेरी पाई बना पाता और खा पाता। ये सुन यूको काफी खुश हो जाती है और हितोरी से कहती है क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर तुम्हारे लिए एक चेरी पाई बनाए। यूको हितोरी के साथ पाई बनाना शुरू कर देती है और हितोरी कहता है मैंने ये सीख लिया है कि एक पाई कैसे बनाते हैं। जिसके बाद यूको उससे पाई मेकिंग के रिलेटेड कुछ सवाल पूछती है जिसका जवाब हितोरी बड़ी आसानी से दे देता है। जिस बात से यूको काफी हैरान होती है कि मैं तुम्हें जो भी सिखाया है वो सब कुछ तुम्हें याद हो गया। तुम काफी इंटेलिजेंट हो। लेकिन असलियत तो ये थी। सारे सवालों का जवाब डाली दे रहा था और मिगी बस बोलने की एक्टिंग कर रहा था। पाई तो बन जाता है लेकिन फाइनल आउटपुट देने में यूको को काफी तकलीफ हो रही थी। वो पाई को शेप दे नहीं पा रही थी। तभी कोई डोर बेल रिंग करता है और यूको वहाँ से चली जाती है। फिर डाली बाहर आता है और दोनों मिलकर वो काम बड़ी आसानी से कर देते हैं। यूको वापस आकर देखती है तो काफी हैरान हो जाती है, अरे पाई तो बन गया है, जिसे फिर दोनों बैठकर खा रहे होते हैं। यूको कहती है मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं अपने बच्चे के साथ पाई बनाऊं और आज देखो वो सपना सच हो गया। अब कितना अच्छा लग रहा है। हितोरी कहता है मुझे भी आपके साथ पाई बनाकर बहुत मजा आया, मैं भी बहुत खुश हूँ। इसके बाद बारी आती है ओसामू की ख्वाहिश को पूरी करने की। इस काम के लिए हितोरी एक बर्ड हाउस बनाता है और ओसामू के सामने उसे पेड़ पर रखने के लिए जाता है, लेकिन उसकी हाइट कम थी इसीलिए वो पेड़ पर पहुंच नहीं पा रहा था। वो कहने लगता है कि काश मैं थोड़ा सा और लंबा होता तो वहां पहुंच जाता। तभी ओसामू कहता है तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ जिससे तुम वहां तक पहुंच पाओगे। अब ओसामू उसे कंधे पर बैठा कर अपने मन में कहने लगता है मुझे उम्मीद है कि तुम इस मेमोरी को हमेशा याद रखोगे। और फिर वो हितोरी को उठाने लगता है लेकिन अफसोस इस बात का था कि उस ओसामू की उम्र हो चुकी थी और हितोरी को वो नहीं उठा पाता, जिस वजह से उसके कमर पर मोच आ जाती है। हितोरी माफी मांग रहा था, मेरी वजह से आपके कमर में मोच आ गई, अगर मैं भारी नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। ओसामू कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही थोड़ा कमजोर हो चुका हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे ठीक होते ही हम फिर से कोशिश करेंगे। रात में ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए वो ओल्ड मैन हमें नहीं उठा सके और अगर उसने हमें नहीं उठाया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तभी डाली कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे वो हमें अपने कंधों पर उठा सकेगा। अगले दिन दोनों प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। डाली पहले ही पेड़ पर चढ़ जाता है और मिगी से बर्ड हाउस लेकर उसे एक रस्सी पकड़ा देता है और खुद को भी उस रस्सी से बांध लेता है। फिर जैसे जैसे ओसामू उठता है वैसे वैसे डाली नीचे आता है और रस्सी से बंधे होने की वजह से मिगी ऊपर आता जाता है और ओसामू के कंधों पर ज्यादा वजन नहीं पड़ता। ऊपर उठते ही मिगी ओसामू के आंखों पर अपने हाथ रख लेता है। ओसामू काफी खुश होता है, आखिरकार उसकी भी एक इच्छा पूरी हो गई थी। ओसामू कहता है तुम अपने हाथ हटाओ ना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने बर्ड हाउस रखा या फिर नहीं। तभी मिगी ओसामू को थोड़ा टाइट पकड़ लेता है और कहता है मुझे ऊंचाई से डर लग रहा है इसीलिए मैं अपने हाथ नहीं हटा सकता। फिर लटका हुआ डाली कहता है आपका शुक्रिया डैड। ये सुन ओसामू की आंखों से आंसू आने लगते हैं। रात में मिगी और डाली आपस में बात कर रहे थे, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही चल रहा है। उसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। मिगी और डाली कुछ बच्चों को बात करते हुए सुनते हैं। अगले दिन यहाँ पर ओरिगॉन विलेज के कुछ लोग आ रहे हैं जो काफी अमीर हैं और उन्हें सिर्फ एक बच्चा अडॉप्ट करना है। रात में मिगी और डाली बात करते हैं, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका हम इतने वक्त से इंतजार कर रहे थे, अब हम ओरिगॉन विलेज जा सकेंगे। और इनके पास सेम वैसा ही लॉकेट था जैसा हमने एपिसोड के शुरुआत वाली लेडी के पास देखा था। अगले दिन वो कपल बच्चा अडॉप्ट करने के लिए आते हैं और वो किसी और को अडॉप्ट ना कर ले इसके लिए मिगी और डाली पूरी प्लानिंग करते हैं। यूको की जो हैट उड़ी थी वो हवा से नहीं उड़ी थी, उसे डाली ने एक रॉड से खींचा था और मिगी ने उसे कैच करके उनके सामने अपना इम्प्रेशन बनाया था। फिर हमने जो बारिश देखी थी वो बारिश भी डाली ने ही
क्रिएट किया था और मिगी उस डॉग को बचाकर हीरो बन जाता है, जो कि असली था भी नहीं। और कुछ इस तरह ये दोनों ओरेगन विलेज आए हैं और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिगी और डाली आखिर किस मकसद से ओरेगन विलेज आए हैं, उस लेडी और इनका क्या कनेक्शन है, मिगी और डाली अब आगे क्या करने वाले हैं, ये सब काफी मजेदार होने वाला है। इसीलिए इसके आगे के एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया 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 शुक्रिया।